जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो संगम युग था, जिसके अंदर चोल, चेर, पांडे जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे, इनके अंदर किस प्रकार की सामाजिक स्थिति थी, किस प्रकार की राजनीति थी, किस प्रकार आर्थिक स्थिति थी, किस प्रकार का व्यापार, आंतरिक और बाह्य व्यापार। कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम जो संगम युग है, जिसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं। यह हमारी जो कि प्राचीन भारत की इतिहास सीरीज नंबर 72 है और संगम युग पर पार्ट नंबर 5 है। पार्ट जो 4 पहले के थे वो अलग टॉपिक पर थे, यह हमारा कंप्लीट रहेगा इन टॉपिकों पर, है ना। इसके अंदर हम बताएं कि हमको आपको ऑथेंटिक जानकारी देंगे। जो ये बुक है जो कि सर्वमान्य या कहें कि ऑथेंटिक जानकारी देती है, इनके इस बुक का प्रयोग सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी करते हैं। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि ये जो जानकारी हम बता रहे हैं ये ऑथेंटिक जानकारी है। तो देखिए कि जो आर्थिक जो संगम युग था या कहीं चोल चेल जो पांडे राज्य था, यहाँ पर आर्थिक स्थिति, तो इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है कि जो संगम साहित्य थे, संगम साहित्य यानी कि जो इसका यहाँ का राजवंश था जिसका नाम पांडे राजवंश था। पांडे राजवंश के राजाओं ने जो कि कवियों की सभा बुलाई थी। अब इन कवियों ने जो कि कुछ साहित्य लिखे जिनको क्या कहा गया, संगम साहित्य, है ना। तो उन संगम साहित्य में हमको इन राज्यों के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो देखिए आर्थिक स्थिति इनके अनुसार देखें तो ये जो या कहीं संगम युग था या कहीं चोल चेल जो पांडे राज्य थे, इन पांडे राज्यों की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत अच्छी थी, यानी कि ठीक ठाक या कहें कि अच्छी अवस्था में थी। और उनकी तुलना में जो और उत्तरी भारत के जो राज्य थे उनकी तुलना में देखें तो इन राज्यों की जो कि आर्थिक स्थिति बहुत ठीक ठाक थी, यानी कि अच्छी थी। अब इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण यह है कि जो ये पांडे, चेल, चोल जो राजा थे, इन्होंने ना जो कि धंधों का विकास किया। उद्योग धंधों के साथ साथ कृषि का भी विकास किया। साथ ही यहाँ की जो भूमि थी, चोल चेल जो पांडे राज्य थे, यहाँ पर जो भूमि थी ये भूमि उपजाऊ थी। साथ ही यहाँ पर नदियाँ थी जिनके कारण क्या हुआ कि जो कृषि का जो कि उत्पादन ठीक ठाक हुआ। इसी के साथ यहाँ पर जो कि हमने कहा कि समुद्री सीमा थी जो कि दक्षिण भारत के बिंदु में थे, जिसके कारण क्या हुआ कि इन्होंने अपने जो व्यापार है इस व्यापार का भी विकास किया। व्यापार का विकास एक तो आंतरिक यानी कि भारत के अंदर व्यापार, और दूसरा जो कि बाह्य व्यापार यानी कि उस समय विदेशों के साथ व्यापार, जैसे कि रोमन एम्पायर के साथ भी इन्होंने अपने व्यापार स्थापित किए। जिसके कारण क्या हुआ कि ये अपने सामान बेचते थे, इनके पास धन आता था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि व्यापार के कारण भी जो कि ये जो संगम युग था जिसके अंदर चोल चेल जो पांडे हैं, इनके अंदर एक तो कृषि जो कि आधार था, इसी के साथ व्यापार के कारण, कृषि और व्यापार के कारण जो ये संगम युग के अंदर चोल चेल जो पांडे राज्य थे, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छा होने का कारण व्यापार है। व्यापार इसी के साथ जो कृषि है, ये कृषि दोनों यहाँ की जो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के ये जो कि प्रधान बिंदु है। अब इसके बाद में देखें कि जो ये राज्य था, यानी कि जो इनके राजा थे, चोल चेल जो पांडे राजा थे। अब इन राजाओं की जो आय की जो कि प्रमुख साधन क्या थे, तो एक तो भाई कृषि इनकी आधारशिला थी कि कृषि की जाती थी जनता के द्वारा, तो ये राजा कर लगाते थे, कर जो कि राजकोष में जाता था। तो प्रमुख साधन जो कि कहें कि कृषि थी, जो कि कर लगाकर उससे जो कि आय प्राप्त की जाती थी। इसी के साथ व्यापार हमने कहा कि व्यापार दो प्रकार से प्रचलित था, एक तो आंतरिक व्यापार और एक बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार के अंदर भारत के अंदर व्यापार किया जाता था, जबकि बाह्य व्यापार में जो विदेश उस समय की जो रोमन एम्पायर था, उस रोमन एम्पायर साथ ही जो पश्चिमी देश थे, पश्चिमी देशों के साथ यहाँ के कह सकते हैं कि चीन के साथ भी जो कि व्यापार करते थे। अब जो व्यापार जो आंतरिक व्यापार था, आंतरिक व्यापार में चुंगी कर लगाते थे, जो भी वस्तु बेचे कि देश में वस्तु बेचे तो चुंगी कर लगता था। तो इस कर के माध्यम से राजा के पास धन आ रहा था। इसी के साथ विदेशी व्यापार यानी कि भाई विदेशों के साथ व्यापार करोगे या कहीं विदेशी वस्तुएं जाएंगी, तो इस पर क्या लगाते थे कि जो ये राजा थे ना, ये राजा सीमा शुल्क लगाते थे, जिसको हम कह सकते हैं कस्टम। सीमा शुल्क लगाते थे। अब इस सीमा शुल्क के कारण जो कि जो राज्य था, इन राज्य के राजाओं के पास यहाँ के राजकोष के अंदर बहुत अधिक मात्रा में धन आ रहा था।
यानी कि भाई यदि वस्तुएं जाएंगी तो कर, आएगी तो कर, तो क्या हुआ, इन राज्यों के पास धन आएगा, और व्यापार जितना अधिक होगा इतना अधिक इनके पास धन आएगा, या कहें कि इतना अधिक शुल्क आएगा। तो कहीं ना कहीं इनसे भी जो कि राज्य की जो आय थी ये वृद्धि हो रही थी। इसी के साथ जो राजा थे ये राजा क्या करते थे, युद्ध करते थे। अब जो बंदा हार जाता था युद्ध करते थे, और जो राज्य हार जाता था तो जीतने वाला राज्य वहां की जो धन संपदा है उस धन संपदा को लूट कर ले जाता था। कहने का मतलब एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, इस राज्य ने इस पर कब्जा किया, ये हार गया तो इसके धन संपत्ति लेकर ही आ गया, तो इस राज्य के पास एक आर्थिक स्रोत बन गया ना। इसी प्रकार देखें कि एक बार क्या हुआ कि जो चेर राज्य के जो राजा थे, चेर राज्य था जो कि ये क्या है, ये भारत है, ये भारत यहाँ पर चेर राज्य है। चेर राज्य यहाँ पर एक पांडे राज्य है। चेर राज्य के राजा ने पांडे राज्य पर आक्रमण किया, ये हार गया, तो यहाँ पर से धन लेकर ये चेर राज्य के राजा आ गए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो ये युद्ध है, युद्ध में लूटपाट होती थी, ये भी राज्य के जो कि धन का एक स्रोत था। इसके बाद में देखें कि जो व्यापार एक जो कि लेखक है जिसका नाम तो हमको हमारे इतिहासकारों को पता नहीं है, लेकिन उस रचना का नाम है, उसका नाम पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी, पेरिप्लस ऑफ द एरियंसी। इस रचना के अंदर हमको देखने को मिलता है कि भारत इस समय भारत और जो रोमन एम्पायर था, यानी कि यूरोप के अंदर, यूरोप जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का जो मध्य भाग वहाँ पर है ना, जो कि रोमा एम्पायर था, यानी रोमन साम्राज्य था। तो इस पेरिप्लस ऑफ द एरियन सी के अंदर कहा गया है कि इस समय भारत और रोम इन दोनों के मध्य व्यापार बड़ा अच्छा था, बड़ी विकसित अवस्था में था। अब जो ये व्यापार होता था ना, इस व्यापार के अंदर भारत से वस्तुएं भेजी जाती थी रोमन एम्पायर में, वहां पर से बहुत कम वस्तुएं आती थी, भारत से अधिक जाती थी। भारत इन वस्तुओं के बदले जो सामान भेजा जाता था, इस सामान के बदले सोना चांदी के सिक्के भारत के अंदर आते थे, या कहें कि सोने चांदी भारत के अंदर आते थे। इसलिए एक इतिहासकार हुआ है यूरोप का, जिसका नाम पिलनी है। इस पिलनी ने कहा है कि भाई जो भारत है ना, भारत रोम के साथ व्यापार कर रहा है, अब यहाँ से जो धन है सोना चांदी लेकर जा रहा है, जिसके कारण जो ये पिलनी है, इस पिलनी को बहुत दुख हुआ, और है ना बहुत दुख हुआ, ऐसा वो अपनी रचनाओं में लिखता है। अब देखिए कि इसके अंदर पेरिप्लस ऑफ दी के अंदर लिखा गया है कि जो भारत है, इस भारत का जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर नोरा, तोंडी और नेली सड्डा, ये भारत के पश्चिमी तट पर जो कि प्रमुख बंदरगाह थे, इस बंदरगाहों से भारत से काली मिर्च भेजी जाती थी। इसी के साथ जो कि अन्य जो मसाले होते हैं, ये मसाले भेजे जाते थे। इसी के साथ हाथी दांत, मोती, मलमल का कपड़ा जो कि उस समय बहुत पतला हुआ करता था, इसी के साथ रेशमी कपड़े पश्चिमी देशों के साथ भेजे जाते थे। ऐसा हमारे इस पेरिप्लस ऑफ दी में कहा गया है। इसी के साथ उस समय भारत का जो कि सूती कपड़ा, जो कि बारीक सूती कपड़ा उस समय पूरे विश्व में या कहेंगे प्रसिद्ध था। भारत का उस समय का सूती कपड़ा विश्व प्रसिद्ध कपड़ा माना जाता था। इनका व्यापार किया जाता था, व्यापार के बदले जो कि इन राज्यों में क्या सोना चांदी आते थे। तो कहीं ना कहीं जो ये व्यापार था, ये व्यापार भारत के पक्ष में था, है ना। इसके बाद में देखिए कि सामाजिक स्थिति के अंदर देखें कि जो चेल चोल जो पांडे, जो चेल चोर सामाजिक है ना, सामाजिक बाद में देख लेंगे, सामाजिक देखे पहले राजनीति देख लेते हैं कि जो चोल, चेल और जो पांडे राज्य थे, इन जो चेल चोल जो पांडे राज्य थे, इनका जब कहें कि जब ये इनका उद्भव हुआ यानी कि शुरुआती समय में इनका उद्भव हुआ, तो ये कुल राज्य थे। कुल राज्य यानी कि एक कुल के लोग हैं। अब एक कुल जो कि अनेक परिवारों में बंट जाता है, अब इस कुल के जो परिवार है, इन परिवारों के सदस्य, इन परिवारों के वयस्क पुरुष, ये एक कुल कोई सा ही हो सकता है। अब इस कुल के जब कुल अनेक परिवारों में बंट गया, अब इन परिवारों के सदस्य, परिवारों के वयस्क पुरुष के जो कि राजनीति में भाग लेते थे, जिसको कहा गया हमारे कुल संघ। तो कुल संघ उस समय उत्तर भारत में भी कुल संघ स्थापित थे, है ना। लेकिन ये हमारे जो आरंभिक अवस्था में जो पांडे चेल चोल पांडे है, ये भी जो कि कुल संघ पर
आधारित थे, यानी कि एक ही कुल के जो अनेक परिवार है उन परिवारों के सदस्य जो कि राजकार्यों में भाग लेते थे। इसी के साथ देखें कि इस समय जो चेल चुलू पांडे में जो राजतंत्र जो कि शासन जो कि राजतंत्र आधारित था, यानी कि एक ही जो कि वंशानुगत था, यानी कि एक ही वंश के राजा बनते थे, वंशानुगत था। इसी के साथ देखें कि जो राजा होता था, इन राजा के पास सभी शक्तियां मौजूद होती थी, यानी कह सकते हैं कि राजा सर्वशक्तिशाली होता था। लेकिन जो राजा के मंत्री थे, ये मंत्री जो कि इस राजा पर कुछ अंकुश लगा सकते थे, कुछ रोक टोक लगा सकते थे, यानी कि मंत्रियों की बात राजा मानता था। तो ये मंत्री है ना, जो कि कुछ हद तक राजा को काबू में रखते थे, निरंकुश नहीं होने देते थे। इसी के साथ जो ये मंत्री होते थे, मंत्री अधिकतर ब्राह्मण होते थे। आप देखिए कि जो राजा है, ये राजा जो कि सर्वोच्च जो कि राजा है ना, जो कि न्याय करने वाला सर्वोच्च व्यक्ति होता था, है ना। जो एक सभा होती थी, राजा की सभा होती थी, इस राजा की सभा को कहा जाता था मनरस सभा। इस मनरस सभा में सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का राजा समाधान करता था। इसी के साथ देखें कि जो राज्य था, यानी कि जो चेल चुल जो पांडे राज्य थे, अब ये है ना जो कि पेशेवर सैनिकों पर आधारित था। पेशेवर सेना थी इनके पास। पेशेवर सैनिकों में जो कि सामान्य रूप से जो कि खेती करने वाले जो कृषक जो कि इसके अंदर शामिल होते थे, यानी कि पेशेवर सैनिकों पर आधारित थी। इसी के साथ देखें कि सामान्य किसानों पर आधारित थी। अब जो इन पेशेवर जो सैनिक के जो कप्तान होते थे, इस कप्तान को एनाडी की उपाधि दी गई। एनाडी जो कि बहुत धनवान होता था। इसी के साथ जो कि इसमें कहा गया है इनके साहित्यों में कि अब ये सैनिक युद्ध में मर जाते थे, तो इन सैनिकों की क्या मूर्तियां भी बनाई जाती थी। इसी के साथ देखिए कि जो संगम युग के अंदर जो समाज था, अब ये समाज के अंदर देखें तो ये पुरुष प्रधान समाज था, यानी कि इस समाज के अंदर पुरुषों की अधिक जो कि चलती थी। इसी के साथ यहाँ पर स्त्री दशा देखें तो स्त्रियों की दशा उस समय इन राज्यों में चेल चोल जो पांडे राज्य हैं, इनकी अंदर स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी, क्योंकि इस समय हमको इन राज्यों में सती प्रथा देखने को मिल जाती है। यानी कहीं ना कहीं सती प्रथा भी इस समाज में मौजूद थी। सती प्रथा यानी कि पति की मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। इसके साथ ही देखें कि जो ये समाज था, इस समाज में ब्राह्मणों का कहीं अधिक प्रभुत्व था, यानी कि जो ब्राह्मण धर्म है, इस ब्राह्मण धर्म का इन जो राज्यों में चेल चोल जो पांड्य राज्य में कहीं ना कहीं अधिक प्रभुत्व था। और जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था। इसी के साथ जो ये चेल चोल जो पांड्य राज्य थे, इनके अंदर जो कि वैदिक जो यज्ञ होते थे, वैदिक यज्ञ का भी प्रचलन हो गया था। और वैदिक यज्ञों के अंदर ये राजा चेल चोल जो पांडे राजा है, ये ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में धन देते थे, यानी कि बड़ी मात्रा में धन, भूमि दान वगैरह देते थे, जिनके कारण क्या हुआ कि इन ब्राह्मणों के पास धन की मात्रा अधिक हो गई और कहीं ना कहीं समाज में इनका प्रभुत्व अधिक होने लगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो चेल चोल जो पांडे हैं, इनके अंदर जो कि 4 वर्ण व्यवस्था थी। इन राज्यों के अंदर 4 वर्ण व्यवस्था नहीं थी, यानी कि समाज बटा हुआ नहीं था। जैसे कि उत्तरी भारत में देखें तो उत्तरी भारत में उस समय समाज 4 वर्णों में बट गया था, यानी कि सबसे ऊपर जो कि ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्रों का काम सेवा करना होता था। लेकिन दक्षिण भारत में अभी तक जो समाज है, समाज 4 वर्गों में नहीं बटा था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में नहीं बटा हुआ था। इसी के साथ देखें किसान, तो इस समाज में किसानों को जो संगम साहित्य में किसानों को बेल्लार कहा गया है। संगम साहित्य में किसानों को बेल्लार कहा गया है। अब क्या हुआ कि इस समय लोहे और सिंचाई के प्रयोग के कारण जो कि कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसी के साथ देखें कि जो किसान थे, यहाँ पर जो किसान थे, चेल चोल जो पांडे राज्य किसान थे, ये 2 भागों में बटे हुए थे। एक तो कि जमींदार के पास बड़ी बड़ी जमीनें की टुकड़ियाँ होती थी, यानी कि बड़ी बड़ी जमीनें होती थी। इसी के साथ भूमिहीन कृषक, एक तो जमींदार जिनके पास बहुत धनवान होते थे। अब ये जमींदार जो धनवान होने के कारण जो कि राजा के साथ इनके संबंध अच्छे थे, या कहें कि ये राज्यकारी जितना बड़ा अधिक जमींदार होता था, उसको जितना बड़ा जमींदार होता था उसको राज्य के अंदर उतना ही ऊंचा पद दिया जाता था। यहाँ तक कि जो भूमिहीन कृषक थे, उनके पास भूमि नहीं थी। ये भूमिहीन कृषक जो
कहें कि जमींदारों की जो भूमि थी, इस भूमि पर खेती करते थे। कहने का मतलब है कि जो भूमिहीन जमींदार थे, इनकी दशा समाज के अंदर ज़्यादा अच्छी नहीं थी, या कहेंगे इनकी दास जैसी थी, क्योंकि भूमिहीन कृषक जो कि जमींदारों की भूमि पर कृषि कार्य करते थे। इसके अंदर हमने जो कि संगम युग के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में देखने का प्रयास किया। इसके बाद में हम देखेंगे अगली सीरीज में, सीरीज नंबर जो कि 73 है, कि किस प्रकार जो कि संगम युग के अंदर जो कि ब्राह्मण धर्म का प्रसार, ब्राह्मण धर्म स्थापित होता है। फिर इसके बाद में ना उसी में कि जो जैन और बौद्ध धर्म का इन राज्यों के अंदर प्रसार किस प्रकार होता है। फिर मिलते हैं। जय हिंद।